क्या आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहेंगे जिसका क्लाइमैक्स आपके दोस्त आपको पहले ही बता चुके हों? हेग में नेटो की बैठक कुछ ऐसी ही थी, फिर भी सब लोग देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 जून को ट्रूथ सोशल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। इसमें उनकी चैटें थी। चैटें किससे? मार्क रूटा से। मार्क रूटा नेटो के अध्यक्ष हैं। रूटा ने ट्रंप की चापलूसी में लिखा कि जो काम कितने ही अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। वाह! ट्रम्प जिस तरह मक्खन लगाने पर खुश होते हैं, उसने ऐसे खतों को नॉर्मल बना दिया है। लेकिन रूटा ने दो ऐसी बातें भी लिखी थी जिन्होंने पूरे यूरोप का मन खराब कर दिया मीटिंग शुरू होने से पहले। सीन ये था कि 24 जून की देर शाम ट्रम्प नीदरलैंड्स के लिए निकले। यहाँ हेग में उन्हें नेटो समिट में हिस्सा लेना था। एक जमाना था कि ऐसी कॉन्फ्रेंस में लोग फोटो खिंचवाकर खुश होते थे, लेकिन अब बचते हैं क्योंकि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों पर हमलावर हैं। हम राजदूत में आपको कई बार बता चुके हैं कि ट्रंप लगातार शिकायत करते आए हैं कि उनके एलाइज एफर्ट नहीं करते, नेटो देश सुरक्षा पर खर्च नहीं करते, इसलिए अमेरिका की तिजोरी खाली हो रही है और इसलिए वो नेटो देशों के पीछे पड़े हैं कि डिफेंस पर अपना खर्च बढ़ाइए। रूटा ने ट्रंप को अपने मैसेज में जो लिखा वो इसी लाइन पर था। रूटा ने खुशी खुशी ट्रंप को बताया कि वी हैव गॉट द ऑल साइन ऑन टू 5%, यानी हमने सबको डिफेंस पर खर्च 5% करने के लिए मना लिया है। एक और वाक्य था, यूरोप इज गोइंग टू पे इन अ बिग वे। आज नेटो समिट से खबर आने लगी कि जीडीपी का 5% डिफेंस पर लगाने का प्रस्ताव जो लाया गया था उस पर विचार हो सकता है। अल जजीरा चला रहा है लाइव व्लॉग में अपने। ये बहुत भारी भरकम रकम होगी। मिलिट्री हार्डवेयर के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, अमेरिका है, इजराइल वगैरह, उसको बहुत फायदा होगा, लेकिन यूरोप में ज्यादातर देशों का बजट गड़बड़ा भी सकता है। तो आज हम राजदूत में पहले नेटो समिट की बात करेंगे, फिर चीन चलेंगे जहां एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। भारत से राजनाथ सिंह इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। फिर आपको ईरान इजराइल की लड़ाई से जुड़े ताजा अपडेट्स भी देंगे। तो आइए शुरू करें खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। पहले हम नेटो की बात करते हैं। नेटो का पूरा नाम आप जानते ही हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई। मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। अब आप पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ तो खत्म हो गया, फिर इस संगठन का काम क्या है? दरअसल इस संगठन ने कालांतर में अपने आप को बदल लिया है। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो इसने सो कॉल्ड वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। जहां जहां नेटो को विश्व शांति, लोकतंत्र, महिला अधिकार या फिर मानवाधिकार की चिंता होती है, वहां वो बॉम्ब करने लगता है। युगोस्लाविया, कोसोवो, अफगानिस्तान वगैरह में ये देखा जा चुका है। नेटो के कुल सदस्य हैं 32। इनमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, तुर्की, जर्मनी जैसे ताकतवर देश हैं। सबसे नए सदस्य फिनलैंड और स्वीडन हैं। फिनलैंड ने 2023 में और स्वीडन ने 2024 में संगठन ज्वाइन किया। इनकी ज्वाइनिंग के समय तुर्की ने बड़ा अड़ंगा लगाया क्योंकि इन देशों में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के लोग रहते हैं। इन्हें तुर्की आतंकवादी संगठन मानता है। तुर्की को कनाडा टाइप की फीलिंग आती होगी जैसी अपने को आती है। हालांकि जब सबने मन बना ही लिया और रूस के हाथों यूक्रेन का हश्र दिखाई दिया तो नीदरलैंड्स और स्वीडन चले आए। तुर्की ने भी मन मारकर सहमति दे दी। बहरहाल हम नेटो की बात कर रहे थे। नेटो एक साझा सैनिक संगठन के रूप में काम करता है। किसी एक सदस्य देश पर हमला समूचे संगठन पर हमला माना जाता है, इसलिए उसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी फौज उतारनी पड़ती है। ये नेटो के आर्टिकल 5 में है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है वैसे, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद। इसके बाद नेटो ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी। फिर अमेरिकी सैनिक वहां 20 साल रहे, खरबों खर्च किए और 2021 में वो लौट गए वहां से। नेटो के पास खुद की अपनी फौज नहीं है। संकट के समय सभी देशों की फौज मिलकर लड़ सकती है। नेटो के सदस्य देशों की आर्मी कुल मिलाकर 35 लाख सैनिकों की होती है। इससे आप ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, साइज का भी। नेटो के सदस्य देशों की सेना समय समय पर युद्ध अभ्यास भी करती रहती है। तो फंडिंग कहाँ से आती है? लड़ाई तो महंगी होती है। चूंकि नेटो की कोई आर्मी नहीं है, इसलिए नियम है कि सारे देश अपनी जीडीपी का 2-2% हिस्सा अपने रक्षा बजट पर खर्च करेंगे, अपनी ही आर्मी पर। तो नेटो की भी आर्मी मजबूत होती जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अमेरिका जिसके पास बहुत पैसा है, अकूत धन दौलत है, वो अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च कर देता है, लेकिन
कई ऐसे देश हैं नेटो में जो 2% भी खर्च नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति चुनाव के समय डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से निकलने की धमकी दी थी कि अगर हम ही को खर्च करना है तो हम बाकी सब पर खर्च क्यों करें। साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर अवैध कब्जा कर लिया, नेटो ने इसका विरोध किया, लेकिन रूस के सामने जंग के मैदान में वो खुले तौर पर नहीं उतरा। जब पुतिन यूक्रेन में घुस आए, तब पूर्वी यूरोप और नीदरलैंड जैसे देशों में दहशत फैली कि अगला नंबर अपना होगा। तब नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार और जानकारी देना शुरू किया, लेकिन अपनी फौज नहीं उतारी। रूस का कहना है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, उससे खतरा है। इसके अलावा रूस का कहना है कि 1997 के बाद जो भी देश नेटो के मेंबर बने, उन्हें नेटो से निकाला जाए और ये गारंटी मिले कि आगे किसी भी देश को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर यूक्रेन को सदस्यता मिल जाती है तो रूस की 2/3 से अधिक पश्चिमी सीमा सीधे नेटो की पहुंच में आ जाएगी और संभवतः इसीलिए ट्रंप ने भी अब कह दिया है कि यूक्रेन को नेटो में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ट्रंप सीधे रूस से लड़ाई में नहीं उतरना चाहते हैं और चुनाव भी उन्होंने युद्ध न लड़ने के नारे पर जीता था। ट्रंप ने जिस तरह नेटो देशों को बजट के लिए टारगेट किया था और यूक्रेन को लेकर अब हाथ खड़े किए हैं, उसने यूरोप में नेटो देशों को बहुत डरा दिया है। उनका मानना है कि कल को ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि वो आर्टिकल 5 को भी नहीं मानते तो उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। यूक्रेन को जिस तरह मायूस होना पड़ा, उसने यूरोप को सोचने पर मजबूर किया है। फिर इन सारी चीजों में रूटा का वो मैसेज आता है कि अब तो 5% खर्च करना पड़ेगा। तो ट्रंप ने समिट के लिए हेग पहुंचते ही सबसे पहले लोगों का मूड ठीक करने की ठानी। कहा कि मैं आर्टिकल 5 को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं, वी आर विद देम ऑल द वे, यानी हम हर तरह से उनके साथ हैं। उनके से मुराद नेटो के दूसरे सदस्य देशों से है। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर एक देश पर हमला होता है नेटो के, तो वो पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। यानी ट्रंप ने सुनिश्चित किया है, या कम से कम कह रहे हैं वो, कि नेटो हम नहीं छोड़ रहे और आर्टिकल 5 की सुरक्षा सबको देंगे। और क्या हो रहा है इस मीटिंग में? शूट जब हम कर रहे हैं राजदूत को, तब तक जो अपडेट्स आ गए थे वो आपको बता देते हैं। ट्रंप ने ईरान इजराइल लड़ाई की चर्चा की, ईरान पर अमेरिकी हमले को हिरोशिमा और नागासाकी से कंपेयर किया। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में खरबों डॉलर खर्च किए, मगर अभी तक वो इसे पूरा नहीं कर सके। असल में हम उनके साथ इस बार अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी हमले ने इस युद्ध को समाप्त किया है। मैं हिरोशिमा या नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन असल में बात यही है कि हमारे हमले ने ही इस युद्ध को समाप्त किया। हम नहीं होते तो ईरान अब भी लड़ता। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दें कि अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, वो एक बहुत बड़ा रीजन था जापान के सरेंडर का, और इसी नोट पर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान पर अमेरिकी हमले से गजा के मामले पर भी असर पड़ा है। ग्रेट प्रोग्रेस बोल रहे हैं वो। इसके अलावा समिट में यूक्रेन वॉर पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने कहा कि ये जंग भी जल्दी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि सभी का खर्च हो रहा है। इसी समिट में सदस्य देशों के रक्षा बजट को 5% तक बढ़ाने की बात हो रही है। अब तक ये सीमा 2% थी, इसे भी कई देश पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब जब सीमा को बढ़ाकर 5% कर दिया जा रहा है, तो कई देश फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। जैसे स्पेन ने कहा है कि वो अपने जीडीपी का 2.1% से ज्यादा पैसा रक्षा पर खर्च नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मत ये भी है कि ये ट्रंप की एक प्रेशर टैक्टिक है। वो टारगेट को ही इतना ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो 5% जीडीपी का, ये एक ह्यूमंगस नंबर है। चाहे देश छोटा हो चाहे देश बड़ा हो, इतना कोई स्पेंड करता, खुद यूएस भी नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि ट्रंप और उनके सलाहकार मानते हों कि अगर टारगेट को ही 5% कर दिया जाए और लोग 2, ढाई, पौने 3 के आसपास पहुंचे, तो जो ओरिजिनल कमिटमेंट था 2% वाला, वो पूरा होता रहेगा। अमेरिका के ऊपर से स्ट्रेस कम होगा। नेटो के महासचिव मार्क रूटा ने कहा है कि मौजूदा खतरों को देखते हुए रक्षा खर्च बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह फैसला किया जा रहा है। उन्होंने एक दिन पहले इस सिलसिले में पत्रकारों से बात की थी। इसमें रूटा ने कहा था कि रूस और चीन अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि ये देश लड़ाई में उतरने के लिए उतारू रहते हैं। इसलिए हमें भी अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और इसके लिए ज्यादा खर्चा करना ही एकमात्र विकल्प है। अगर 5% रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला हो जाता है तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि वो इस तरह की मांग लंबे समय से कर रहे थे। ट्रंप का जो देश है अमेरिका, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है। उनको ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है अगर बाकी देश रक्षा पर अपना खर्च बढ़ाते हैं। ये भी एक तरह का मांगा ही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नेटो के पैसे पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बाकी देश हैं नेटो के, उस टारगेट को किस हद तक पूरा कर पाते हैं या कितना अग्री करते हैं। नेटो का चैप्टर यहीं तक। अब एससीओ पर आते हैं।
हमने आपको पहले बताया कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 25 और 26 जून को हो रही है चीन के किंगदाओ में। इसमें राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक्स पर क्या लिखा हम आपको बता देते हैं। वो लिख रहे हैं कि मैं एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। वहां एससीओ के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात होगी, बातचीत का मौका मिलेगा। इस मीटिंग में वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी पर भारत का रुख रखूंगा। साथ ही हम आतंकवाद को खत्म करने के संयुक्त प्रयासों की भी चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि एससीओ में चीन का प्रभुत्व है, थोड़ा बहुत रूस का, तो भारत को सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं एससीओ के मामले में। 13 जून को इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, साथ ही उनके बड़े मिलिट्री कमांडर्स की हत्या की थी। 14 जून को एससीओ ने एक बयान जारी किया था, इसराइल की निंदा की थी। भारत ने इस बयान से खुद को अलग किया था, जिसमें इजरायल की निंदा वाली बात थी। उसने इजरायल की निंदा नहीं की, भारत ने अभी भी नहीं की है, क्योंकि जाहिरी तौर पर हमारे इजरायल से अब अच्छे संबंध हैं, लगातार सुधरते आए हैं पिछले 30-35 साल में। इसलिए इस दफे भारत की एससीओ में जो शिरकत होगी बारीकी से परखी जाएगी, बाहर भी और यहाँ भी। एक और बात है, बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा था। ऑपरेशन सिंदूर हमें करना पड़ा। पाकिस्तान को एससीओ के जो सरगना है चीन, उनका खुल्लम खुला समर्थन है। ऐसी चीजें भी एससीओ में भारत को असहज करती हैं, लेकिन भारत ने अभी तो एससीओ से उस तरह मुंह नहीं मोड़ा है जैसा सार्क से हमने मुंह मोड़ा है। इसलिए जब रक्षा मंत्रियों की मुलाकात से पहले एससीओ देशों के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज की मीटिंग भी चीन में हुई, तो भारत के सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल खुद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद पर अपने दोहरे मापदंड अगर रखते हो तो खत्म करने चाहिए। पिछले महीने ही भारत पर आतंकवादी हमला हुआ और 26 लोगों की हत्या कर दी गई। हमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों पर भी लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीज की मुलाकात के बाद रक्षा मंत्रियों और फिर विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात होगी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर शामिल हो सकते हैं। प्रबल संभावना है। जब ये सब मीटिंग मुकम्मल हो जाएंगी तब एक फाइनल समिट होगा जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स होंगे, जिसकी तारीख अभी तय नहीं है। जब तय होगी तो आपको राजदूत पर जरूर बताएंगे। ये चैप्टर यहीं तक। अब ईरान से कुछ आपको अपडेट्स बता देते हैं। ईरान इजरायल के बीच जो तनाव था, ईरान के परमाणु ठिकाने के नुकसान से जुड़ा ही पहला अपडेट है। सीएनएन ने दावा किया है कि उन्हें इस अटैक से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट पेंटागन के अधिकारी से मिल गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिकी अटैक के बावजूद ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा। नतान्स की बात हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हमले के पहले अपने 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए थे। इसलिए हमले में परमाणु ठिकानों के ही कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। सीएनएन ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से भी दावा किया है कि हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, कुछ महीने पीछे ही गया है। इसे दोबारा शुरू करने में कितना वक्त लगेगा, इस बात पर यह निर्भर करेगा कि ईरान मलबा हटाकर कितनी जल्दी मरम्मत कर सकता है। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट हो गया। ये रिपोर्ट ट्रंप के दावों पर सवाल उठाती है और ट्रंप ने हमेशा की तरह इन रिपोर्ट्स को ट्रूथ सोशल पर फेक बता दिया है। दूसरी अपडेट भी ईरान से ही है। ईरान की संसद ने एक बिल पास किया है जो कहता है कि ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से अलग हो जाना चाहिए। इस बिल को लागू होने के लिए अभी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी चाहिए होगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने IAEA की आलोचना की और कहा कि यह संस्था ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा करने में नाकाम रही। IAEA ने अपनी इम्पार्शियलिटी खो दी है, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने आगे अपनी बात में जोड़ा कि जब तक ईरान के न्यूक्लियर बेसिस की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक ईरान का परमाणु संगठन IAEA को सपोर्ट करना बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो इजरायल के लिए एक सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि अब ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था ईरान में नहीं होगी। इसलिए बाहरी दुनिया को इस बात का कोई इल्म नहीं होगा कि वो बम बना रहा है या इस्तेमाल कैसे कर रहा है जो यूरेनियम एनरिच करता है, जैसा कि वो क्लेम करता रहा है। इन्हीं जानकारियों के साथ साजिद का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। आप खबरगांव को प्लीज़ देखते रहिए।